बड़े बड़े कांड करने पड़ते हैं देश विदेश में, यूं कोई विश्वगुरु नहीं होता। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगभग आधा दर्जन ऐसी खबरें निकाल कर लाया हूं जिन्हें सुनकर आपको अमृत काल के अमृत कांड का अद्भुत एहसास होने वाला है। ये सभी विश्वगुरु टाइप खबरें राजस्थान, दिल्ली, मुंबई से लेकर अलग अलग जगहों से संबंधित हैं, मगर सबके केंद्र में एक तय मानव है, माफ करिएगा महामानव है। आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो महामानव? अरे वही मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल, हमारे 75 वर्षीय बुजुर्ग प्रधानमंत्री। इनकी सत्ता में इनके परम मित्र का मन इतना बढ़ गया है कि खुद तो गलती करते हैं और उस गलती की भरपाई भी सरकार से करवाते हैं, और सरकार डर के मारे कांपने लगती है। जी हाँ, सरकार डर के मारे हमारा आपका पैसा उठा के सेठ के प्रताड़ना को देखकर दे देती है। एक तरह से एक्सटॉर्शन समझ लीजिए। दूसरी तरफ सेठों का लाखों करोड़ रुपया राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में करने का मामला आया है, खुद सरकार ने बताया है। उधर टाटा ग्रुप का नाम तो आपने सुना ही होगा, देश का नमक वाला। लेकिन देश का नमक के नाम पर प्रचार करने वाले लोग देश को कैसे चूना लगा रहे हैं, और वो भी भाजपा के सहयोग से, ये नमूना जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि हराम के पैसे से अय्याशी करने में और उसे उड़ाने में बड़ा मजा आता है। कुछ ऐसा ही काम देश की राजधानी में AQI से टेम्परेचर नापने वाली मुख्यमंत्री कर रही हैं। अरे सबसे तगड़ी खबरिया तो भूलिए गए भाई। 4 एकड़ जमीन यानी लगभग 1,75,000 स्क्वायर फीट जमीन मात्र 10,000 के सालाना किराए में, यानी महीने का 848 रुपया, 850 नहीं है। हुजूर के डबल इंजन ने गजब का स्कीम निकाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कान मत कुकुआइए, कान में कोई गड़बड़ी नहीं है। मात्र 10,000 रुपया सालाना देकर 4 एकड़ जमीन मिल रही है, वो भी मुंबई में, लगभग 6 बीघा। इन सभी खबरों को एकदम आसान भाषा में, पांचों खबरों को एकदम आसान भाषा में बेहद कम शब्दों के साथ कायदे से समझाऊंगा। कान और ध्यान हमारे साथ जोड़ लीजिए। और हाँ, जिन्हें रील देखने की आदत लग गई है ना, सोचते हैं कि 2 मिनट में पूरी बात बता दें, तो भैया लोग अब वहीं निकल जाएं। पहले तो हम खुद ही 1000 शब्द को समेटकर 100 शब्द में परोसने की कोशिश करते हैं, उसमें भी 2-4 लोग आ जाते हैं कि भैया छोटा कर दो। सवाल यह है कि जहां खबरों की रेल है वहां रील से कैसे काम चलेगा जी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, इसे निभाया करिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, और चलते तो ये सारी खबरें लेकर नहीं आ पाते, बल्कि इसको छुपाते। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे। जो गोदी मीडिया छुपाता है वो खबर आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, इस वीडियो में आपको यह भी महसूस करना है कि सत्ता और राजनीतिक दल तथा सेठों और गोदी मीडिया का गठजोड़ कैसा है। गारंटी है ये खबरें आपको गोदी मीडिया पर कभी नहीं मिलेगी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि सब मिले हुए हैं जी। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। काहे कि छोटा सा मामला है ना, केवल 3 करोड़ 39 लाख रुपए। जी हाँ, इस वीडियो की सबसे सस्ती खबर यही है, जहां आपको सबसे कम चूना लगा है, आप ही को लगा है। अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार 18 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम मना रही थी कर्तव्य पथ पर। यह अलग बात है कि इनका कर्तव्य ये नहीं है, कम से कम ये तो बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली वालों का 3 करोड़ 39 लाख रुपया दिया जलाने में फूंक दिया जाए। सोचिए, जिस दिल्ली में लोगों को साफ हवा नहीं मिल रही, उस दिल्ली में दिया जलाने के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का, आपका, फूंक दिया गया। ये जानकारी RTI एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जुटाया और पता लगाया कि कैसे AQI से टेम्परेचर नापने वाली अभूतपूर्व गाली एक्सपर्ट वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों की जेब से पैसा निकाल के दिया जला दिया और फोटो खिंचवा लिया। बाकी टेंशन नहीं लेने का जी, जब हमारे विश्वगुरु ट्रेन को झंडी दिखाने में 3.5 करोड़ रुपए फूंक सकते हैं, तो मैडम भी उन्हीं की पसंद है ना। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था, ये जानकारी भी अजय वासुदेव बोस ने ही जुटाया था। तो भैया हुजूर ने रेखा मैडम को यूं ही थोड़ी न चुन लिया, कुछ तो काबिलियत देखे होंगे। हो सकता है यही काबिलियत रही हो जनता का पैसा फूंकने की। बहरहाल अब इससे थोड़ा सा महंगा वाला देखते हैं। राजनीतिक राजधानी से निकल के चलिए आर्थिक राजधानी में, यानी महाराष्ट्र चलिए। मुंबई के सायन इलाके में BMC की लगभग 4 एकड़ जमीन को विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया गया है, वो भी 30 साल के लिए।
और ध्यान रखिए, ये कोई लीज नहीं है बल्कि ऑक्यूपेंसी आधारित अलॉटमेंट है। आसान भाषा में वीएचपी को जमीन का लगभग मालिकाना हक मिलने जैसा हो गया है। मुझे मालूम है, शुरुआत में जब मैंने कहा कि मात्र 10,000 की सालाना किराए में 4 एकड़ जमीन मिल रही है तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। अरे भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा जी। सोचिए, भारत के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुंबई में 4 एकड़ जमीन, जो कि लगभग 6.5 बीघा होता है और लगभग 1,74,240 स्क्वायर फीट होता है, इतनी जमीन यदि मात्र 10,186 रुपए के सालाना किराए में मिले, यानी प्रति माह केवल 848 रुपया, 850 नहीं है, तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। विश्व हिंदू परिषद को एक मुश्त प्रीमियम 9,72,000 देना होगा। बाकी 850 यानी 848 रुपए महीने के किराए में 4 एकड़ जमीन, जो कि अब तक पब्लिक की थी यानी बीएमसी की थी, वो विश्व हिंदू परिषद को दे दिया गया है। और ये कोई सामान्य लीज नहीं है बल्कि स्वामित्व मिलने जैसा है, मालिक बना दिया गया है। ये जमीन केवल मेडिकली या शैक्षणिक गतिविधियों जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के लिए आरक्षित है। कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद मुंबई आने वाले कैंसर मरीजों के लिए इलाज और देखभाल के लिए यहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध कराएगा। मगर समझने वाली बात यह है कि ये जमीन लोगों की है, जनता की, यानी सार्वजनिक संपत्ति है। इतना बड़ा एरिया लगभग मुफ्त में अस्थायी स्वामित्व अधिकार के साथ किसी भी निजी व्यक्ति या धार्मिक संगठन को दे देना कहां तक वाजिब है? क्या यह आपको ठीक लग रहा है? जबकि इस जमीन का बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका बाजार मूल्य लगभग 250 करोड़ रुपया है, 247 करोड़, यानी 2.5 अरब से भी ज्यादा हो सकता है। अब आप सोचिए कि 2.5 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति यदि किसी को मात्र 9,72,000 में और 848 रुपया प्रति माह में मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? यहां भी झोल है। सवाल यह है कि अगर किसी संगठन को मरीजों के लिए सुविधा बनानी है तो वो अपने दम पर बनाए, अपनी कमाई से सेवा करे। सत्ता का गलत प्रयोग करते हुए जनता की संपत्ति पर अधिकार के कौन सी सेवा की जाती है? सवाल यह भी है कि जब सरकार को अपना ही सब कुछ देकर अस्पताल खुलवाना है तो खुद का नहीं खोल देते। यहां तो पूरी संपत्ति जा रही है जनता की और भोकाल बनेगा वीएचपी का, यानी हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो गया। ऐसे कौड़ियों के भाव अगर जमीन मिलने लगे तो भला कौन मानव सेवा करना नहीं चाहेगा? ईश्वर ऐसी मानव सेवा करने का अवसर देश के हर गरीब को दे। यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो वार्षिक किराया 10,000 का तय किया गया है, बताया जा रहा है कि यह भी असामान्य है, क्योंकि कब्जे के आधार पर दी गई जमीन पर आमतौर पर कोई किराया नहीं लगता है। आप भी सोचिए कि अगर किसी को जमीन कब्जे में दे दी गई तो फिर काहे का किराया? अरे हम मालिक हूं तो किराया काहे दूंगा जी। यानी चौतरफा गेम चल रहा है। ये जमीन पहले राज्य सरकार की थी, इसके बाद विशेष उद्देश्यों के लिए बीएमसी को दे दिया गया और अब कौड़ियों के भाव उठाकर यानी लगभग मुफ्त में विश्व हिंदू परिषद को दे दिया गया। ये संगठन भारतीय जनता पार्टी से किस कदर जुड़ा हुआ है, कैसे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपको पता है। वैसे छोड़िए, ये मामला भी तो 2.5 अरब का न है जी। थोड़ा और महंगा देखते हैं, ज्यादा महंगा वाला। वीडियो में जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी महंगी चीज आपको दिखाऊंगा। अगला मामला है प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठ अडानी का। दरअसल हुआ ये कि साल 2007 में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगलों में एक बड़ी कोयला खदान राजस्थान सरकार को दी गई, यानी राजस्थान को दी गई। अडानी कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एक नई कंपनी बनाई, यानी राजस्थान ने अडानी के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई। इसमें अडानी का शेयर 74% था, राजस्थान सरकार का 26%। इसका मकसद था कि अडानी खदान चलाएंगे और कोयला निकालकर राजस्थान के बिजली घरों तक पहुंचाएंगे। अब भैया खदान तो बन गई लेकिन रेलवे लाइन नहीं बनी, यानी अडानी वाली कंपनी को खदान से लेकर नजदीकी रेलवे लाइन तक रेलवे साइडिंग ट्रैक बनाना था, लेकिन कंपनी ने यह काम नहीं किया, यानी रेलवे ट्रैक नहीं बनाया, पैसा बचा लिया। अब आप सोचेंगे कि अगर रेलवे ट्रैक नहीं बना तो कोयला ढोया कैसे गया? तो भैया कोयले की ढुलाई हुई सड़क से, यानी ट्रक से। अब आपको लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, रेलवे ट्रैक नहीं बनाया अडानी की कंपनी ने तो ट्रक से ढुलाई करवाया ना, लेकिन यही तो पूरा झोल है। ट्रक से ढुलाई का जो खर्चा है उसका बिल राजस्थान सरकार पर अडानी की कंपनी ने फाड़ दिया, और वो बिल भी लाख, 2 लाख, 4 लाख का नहीं था बल्कि 1400 करोड़ का, यानी 14 अरब का बिल। यानी सोचिए कि रेलवे ट्रैक बनाने की जिम्मेदारी थी किसकी? अडानी की कंपनी की। एक तो खुद गलती किया,
नहीं बनाकर, लेकिन अपनी गलती पर पछतावा या माफी मांगने की बजाय, जुर्माना भरने की बजाय उल्टे राजस्थान सरकार का कॉलर पकड़ के हड़का दिया और बिल थमा दिया। कितने का? 1400 करोड़ का। यही बात राजस्थान की एक अदालत ने पूछ लिया कि भाई साइडिंग बनाने का काम तो अडानी का था, फिर ढुलाई का खर्चा सरकार क्यों उठाए? और सुनिए, जब देश का प्रधानमंत्री अपना यार हो तो लंठई किस हद तक सर पे सवार हो जाती है, ये भी देख लीजिए। जब राजस्थान की सरकार ने ये 1400 करोड़ रुपए चुकाने में देर किया तो अडानी की कंपनी ने कह दिया कि देखो राजस्थान, किराया चुकाने में आपने देरी की है और हमको बैंक से लोन लेना पड़ा है और उस लोन का ब्याज हो गया 65 करोड़ रुपया और ये ब्याज भी आप ही को चुकाना है राजस्थान। अब बताइए, ये लंठई आपको भी खूब पसंद आ रही होगी ना? खुद भी करना चाहते होंगे तो पहले अपने दोस्त को प्रधानमंत्री बनाइए। अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं? इस मामले में असली ट्विस्ट तो अब सामने आ रहा है और वो ये है कि राजस्थान की सरकार ने डर के मारे अडानी के दबाव में, कंपनी के दबाव में सारी मांगे मान ली। राजस्थान सरकार को डर लग गया कि अगर अडानी ग्रुप ने कोयले की सप्लाई रोक दी तो बिजली संकट हो जाएगा। यानी राजस्थान की सरकार इतनी डरपोक है, इतनी कमजोर, इतनी नपुंसक थी कि एक सेठ से डर गई। यानी हसदेव अरण्य में कोयला खदान मिला राजस्थान को, राजस्थान ने उसका 3/4 हिस्सा दे दिया अडानी को और वही अडानी यानी उनकी कंपनी अपनी गलती की भरपाई 1400 करोड़ रुपया राजस्थान से करवाती है और राजस्थान सरकार डर के करती भी है। और तो और पैसा देर से देने की वजह से 65 करोड़ का ब्याजो जबरदस्ती राजस्थान सरकार से मांगा जाता है। अब एक अदालत ने कह दिया, राजस्थान की एक अदालत ने, कि कंपनी ने गलत फायदा उठाया है। एक तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, रेलवे ट्रैक बनाने वाली, ऊपर से 1400 करोड़ जो कंपनी को चुकाना था उसे सरकार से वसूल लिया और फिर अतिरिक्त ब्याज भी मांग रहे हो। ये सीधे सीधे गलत लाभ कमाने की कोशिश थी। किसी को अपनी गलती का फायदा नहीं मिलना चाहिए। अदालत ने फैसला दिया और अडानी की कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया। आदेश दिया कि राजस्थान सरकार सीएजी से पूरे सौदे की जांच कराए। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह, न्यायपालिका ने तो सेठ और सत्ता की चूड़ियां टाइट कर दी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक 13 दिन बाद, यानी जिला अदालत के जुर्माना लगाने के ठीक 13 दिन बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया। यानी जुर्माना भी नहीं देना है और जांचों रुक गई। ये है असली अमृतकाल, जब अपना परम मित्र सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो तो कुछ भी संभव है। ये केस बता रहा है कि खदान सरकारी, सारा रिस्क सरकारी और फायदा किसका? सेठ का। और इसमें देश की न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर सकती। एक जिला अदालत ने इतना बड़ा आदेश दिया, जिला अदालत में बैठे किसी जज ने इतनी हिम्मत दिखाई, दिलेरी दिखाई, मगर हाई कोर्ट में सारी कहानी पलट दी गई। बाकी कहानी पलटने में क्या क्या हुआ होगा, कौन कौन लोग शामिल रहे होंगे, क्यों क्यों हुआ होगा, उन्हें बाद में क्या क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता। इसका अंदाजा आप लोग लगाते रहिए और स्क्रॉल की ये रिपोर्ट वेबसाइट पर जाकर विस्तार से पढ़ते रहिए। मैंने तो बहुत कम शब्दों में पूरी कहानी आपको बताने का प्रयास किया है, आसान से आसान भाषा में। स्क्रॉल ने बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापा है। चलिए अब इससे भी महंगा वाला मामला देखते हैं। टाटा बाय बाय, बीजेपी सेमीकंडक्टर लाए वाला। फरवरी 2024 में सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स यानी चिप निर्माण की फैक्ट्रियां लगाने की मंजूरी दी फरवरी 2024 में। इसमें से 2 यूनिट टाटा ग्रुप को लगाना था, यानी 2 यूनिट लगाने की मंजूरी टाटा ग्रुप को मिली फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं कि अगली तारीख सुनते ही खोपड़िया घूम जाएगी। 3 में से 2 यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा कि इसके निर्माण का आधा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, यानी सबका जो निर्माण का लागत होगा वो आधा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। यानी लगभग 44,203 करोड़ रुपया सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यूनिट लगाने का आधा पैसा सरकार देगी, यानी जनता की जेब से जाएगा, हमारे आपकी पॉकेट से जाएगा और टाटा ग्रुप माल कमाएगा। खर्च जनता की जेब से होगा, यानी इन्वेस्टमेंट में आधी हिस्सेदारी सरकार की है, जनता की है, लेकिन लाभ में पूरी हिस्सेदारी सेठ की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपाई सत्ता को सेठ को इतना बड़ा लाभ देने का फायदा क्या हुआ, तो आगे सुनिए। सेमीकंडक्टर यूनिट से टाटा ग्रुप को हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली और इसके लगभग एक ही महीने बाद 2 अप्रैल 2024 को टाटा ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी को 758 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। चंदा यानी 7.5 अरब से भी ज्यादा का चंदा मात्र 4 सप्ताह बाद बीजेपी को टाटा ग्रुप की तरफ से साल 2024-25 में दिया गया। साल 2024-25 में टाटा ग्रुप की कुल 15 कंपनियों ने मिलकर लगभग 915 करोड़ का पॉलिटिकल डोनेशन दिया और इसका सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिला। यानी बीजेपी को मिला 758 करोड़, कांग्रेस को मिला मात्र 77 करोड़
और कुछ अन्य पार्टियों को 10-10 करोड़ देकर निपटा दिया। यानी इस वित्त वर्ष में टाटा ग्रुप पॉलिटिकल डोनेशन देने में टॉप पर रहा। उसने रिकॉर्ड डोनेशन किया और डोनेशन का पूरा रिकॉर्ड बीजेपी के हाथ में गया। क्या आपको नहीं लग रहा कि फरवरी में केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा की सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 44,203 करोड़ की सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट मिला, यानी जिन जिन को भी मिला, और उसके 4 सप्ताह बाद ही बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा उसी टाटा ग्रुप की तरफ से मिलता है। तो ये चंदे के बदले धंधे का गेम हो सकता है कि नहीं? क्विड प्रो क्यो? सवाल यह है कि जिस टाटा ग्रुप के पास 758 करोड़ रुपया बीजेपी को देने के लिए और कुल मिलाकर 915 करोड़ रुपया पॉलिटिकल डोनेशन देने के लिए सभी पार्टियों को है, उस टाटा ग्रुप को 44,203 करोड़ रुपए की सब्सिडी जनता की गाढ़ी कमाई से देने की जरूरत क्यों है? वैसे भी टाटा ग्रुप को जितना बड़ा लाभ इस प्रोजेक्ट से मिला है, उसका 44वां हिस्सा ही उसने चंदे में बांटा है। मगर सवाल वही है कि जिस कंपनी के पास अरबों रुपया पॉलिटिकल डोनेशन के लिए है, उस कंपनी को जनता के टैक्स का पैसा अरबों खरबों में देने की जरूरत क्या है? क्या टाटा ग्रुप के लाभ में भी देश की जनता का हिस्सा होगा? जवाब आप सबको पता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आगे का मामला इससे भी महंगा है। मैंने शुरुआत में कहा था कि जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी महंगी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने देश की संसद को जानकारी दिया है कि पिछले 5.5 सालों में सरकारी बैंकों ने 6,15,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया, यानी बट्टे खाते में डाल दिया। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने कह दिया कि वसूली के प्रयास जारी हैं। ये वाली लाइन खाली आपको टोपी पहनाने के लिए है, क्योंकि बट्टे खाते में डालने का मतलब है कि बैंक कर्जा वसूल नहीं पा रहा है और उसे लगता है कि निकट भविष्य में ये पैसे की वसूली नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो अपने बैलेंस शीट से इसको हटा देता है। इसी को अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं और हिंदी में कहा जाता है कि बट्टे खाते में डाल दिया। यानी बैंक का ऐसा उधार जो अब वापस मिलना मुश्किल नजर आने लगा है। बैंक ने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं, अब जो वापस मिलना ही नहीं है उसको हिसाब से हटा दो। इसीलिए मैंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने ये जो कहा है ना कि वसूली के प्रयास जारी है, ये खाली देश को यानी आपको टोपी पहनाने की लाइन है। अगर वसूली करने की औकात होती या करने की इच्छा होती तो बट्टे खाते में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट ऑफ करने का मतलब ही होता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा। इसे और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि बड़े बड़े धन्ना सेठों का पिछले 5.5 साल में खाली सरकारी बैंकों ने 6,15,000 करोड़ रुपया लगभग माफ कर दिया, छोड़ दिया। अब बकैती चाहे जितनी होती रहे, हकीकत यही है कि ये पैसा लगभग वापस मिलने वाला नहीं है। सवाल आपसे है कि बैंकों में पैसा किसका है? आपका। धन्ना सेठ लोग बैंक से खाली लेते हैं और लेके दबा के बैठ जाते हैं। वैसे दबा के बैठने से याद आया, कोविड के दौरान विश्वगुरु ने भी पीएम केयर फंड के नाम से ढेर सारा चंदा जुटाया था ना, दबा के बैठ गए, हिसाबों नहीं दिया। तो जरा सोचिए कि बैंकों में पैसा है आम आदमी का और सेठों पर लुटाया जा रहा है। बेचारा गरीब किसान 10-20 हजार का लोन ले ले बैंक से तो बैंक वाले उसकी इज्जत नीलाम कर देते हैं, बेचारे को घर से निकलने तक नहीं देते। लेकिन जब बात बड़े बड़े सेठों की आती है तो बैंक अधिकारियों तथा सरकार की औकात याद आ जाती है। हालांकि ये औकात इसलिए याद आती है क्योंकि कद्दू कटा है तो सब में बटा है, अकेले नहीं खाया गया है। अब यहीं पर आप दर्शकों को एक चैलेंज दे रहा हूं, 6,15,000 करोड़ रुपया आंकड़ों में कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसने सही सही लिख दिया बिना गूगल किए उसको 15 लाख का इनाम हमारी तरफ से। लेकिन ध्यान रहे, शर्तें लागू हैं। ये इनाम तभी मिलेगा जब हमारा वाला मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं तो देंगे कहां से? वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।